हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है इंडक्टर्स। हेडिंग दीजिए इंडक्टर्स। सब आ गए? सब लोग आ गए? सर अच्छा जी, हेडिंग दीजिए इंडक्टर्स। देखिए इंडक्टर्स क्या कह रहा है कि एन इंडक्टर इज अ पैसिव एलिमेंट। सबसे पहली बात हमें क्या पता चलती है? पैसिव एलिमेंट। तो ये सबको जहन में रखना है कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों पैसिव एलिमेंट्स हैं। एन इंडक्टर इज अ पैसिव एलिमेंट डिजाइन टू स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एनर्जी स्टोर होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में करता है। Inductors find numerous applications in electronic and power systems. They are used in power supplies, transformers, radios, TVs, radars and electric motors. ये सारी की सारी क्या हैं इसकी एप्लीकेशंस? स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वैसे तो सारी हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारी होती हैं, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कहें या ज़्यादा जिसका वास्ट इस्तेमाल है वो ट्रांसफार्मर्स और मोटर्स में होता है। अच्छा, इंडक्टर बनता कैसे है? ये क्या चीज़ होती है? क्या कह रहे हैं? एनी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज इंडक्टिव प्रॉपर्टीज एंड मे बी रिगार्डेड एज एन इंडक्टर। ठीक है, मगर हम स्पेशली भी किसी इंडक्टर को बनाते हैं, यानी हर कंडक्टर में कुछ इंडक्टिव प्रॉपर्टीज तो होती हैं, मगर इंडक्टर स्पेशली बनाया भी जाता है। कैसे बनाया जाता है कि अगर आप एक वायर लें, लेंथ सपोज दैट उसकी लेंथ एल है, और उसको आप एक कॉइल की शक्ल में उसको उसको बना दें। अब वो कॉइल एयर कॉइल भी हो सकता है, यानी एयर यानी जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, इस तरीके से भी आप उसको बना सकते हैं, या किसी किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर उसको वाइंड करके भी बनाया जा सकता है, जैसे कि डायग्राम में दिखा रहे हैं लाइक दिस। इस तरह के कॉइल को हम इंडक्टर कहते हैं। आम अल्फाज में इसको कॉइल कह सकते हैं, और टेक्निकल अल्फाज में इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। तो यूँ कह सकते हैं इंडक्टर इज नथिंग बट अ कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक है भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को या मैं अकेले ही बोल रहा हूँ? यस सर आ रही है। अच्छा, हाँ, ये क्या लग गया? एक मिनट, एक मिनट, ये खत्म कैसे होगा? खत्म हो गया। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके बाद ये जो हमारे पास होता है ना, जिसको हम एज अ कोर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैंने अभी मैग्नेटिक मटेरियल कहा था, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको हम जरा भी आगे चल के देखेंगे। अच्छा, ये इसमें बताया हुआ है कि इस कोर को, जिसको हम कोर मटेरियल कह रहे हैं, इसका एक एरिया लिया हुआ है, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का पता है क्या होता है? बताएं। हेलो भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया का पता है समीर? ये पास होती है। ये समीर कहाँ गया? मैंने उसको कहा था माइक खोल के रखे। यस सर यही हूँ। तो माइक क्यों बंद किया हुआ है? बताओ, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? नहीं पता? सर आइडिया नहीं है सर। चलो, नासिर तुम्हें पता है? नहीं सर। अच्छा, किसी को पता है? शफी, सिराज, हसन, हसनैन, राजेंद्र, कोई जानता है क्रॉस सेक्शन? यार ये तो आम सा नहीं है अल्फाज, काफी दफा पढ़ा होगा आप लोगों ने। कोई भी मटेरियल जिससे वायर होगी उसकी कितनी मोटाई है उस प्लस से। देखो इसका नाम से देखो ना, लिखा है क्रॉस सेक्शन। सेक्शन का क्या मतलब होता है? सेक्शन का मतलब होता है काटना। सेक्शन का मतलब क्या है? काटना। और क्रॉस का मतलब है क्रॉस में काटना, यानी कि इस तरीके से। जैसे ये चीज, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर एक मैं आपको कहूँ ये मूली है, मूली ले लें, इसको गाजर ले लें, इसको कोई भी इस तरह की सब्जी को तस्वुर कर ले, मूली सही रहेगी। तो अगर मैं इसकी इस तरह से काशे काटता हूँ, जैसे मूली की काशे कटती है ना, अगर मैं इस तरीके से छुरी से काटता हूँ लाइक दिस, तो ये मैंने काटा और एक और मैंने काटा, तो बीच में से जो चीज़ निकल रही है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन किया जा रहा है।
तो फॉर एग्जांपल मैंने यूं काटी तो एक फांक निकल आएगी एक तरह से, तो वो जो फांक होगी उसका एरिया कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बता रहे हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। बात समझ में आई? और ये क्या है? Yes, sir. n नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कि इस कॉइल के, इस वायर के नंबर ऑफ टर्न्स है कि कितनी दफा ये लपेटा गया है। ओके, इसका जो सबसे रिनाउंड फार्मूला है, जैसे कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ, ओम्स लॉ क्या है बताएं? V/2 बोलिए। IR. V/IR। ये रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है। अच्छा, और I किसके बराबर होगा बताएं? I किसके बराबर होगा? V/R। R. यही चीज कैपेसिटर में क्या होती है? करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप बताएं? I = C dV/dt, यही होता है, बोले। Yes, sir. और V क्या होता है? 1/C इंटीग्रल I dt प्लस V 0 से t, यही होती है इनिशियल कंडीशन, बताएं? Yes, sir. यस सर। ये कैपेसिटर का है। इसी तरीके से इंडक्टर का यही रिलेशनशिप वोल्टेज और करंट का इसका उलट होता है कैपेसिटर से। तो ये होता है V/L di/dt, ये नोट कर लें। यानी कैपेसिटर में करंट बराबर होता है डिफरेंशियल वोल्टेज के, इंडक्टर में वोल्टेज बराबर होता है डिफरेंशियल करंट के। तो उल्टा हो गया ना बिल्कुल, ये भी उल्टा हो जाएगा। इसका अगर करंट निकालना है तो आपको इंटीग्रल इक्वेशन लगानी पड़ेगी। इंडक्टर का करंट कैसे निकलेगा? IL = 1/C के बजाय बन के आएगा 1/L, ठीक है। इंटीग्रल 0 to t, अंदर V dt आएगा। और इनिशियल कंडीशन क्या होगी इसके बताइए? I बोले I0. I0। तो ये नोट कर लें, ये इसके फॉर्मूला है। तो ये ओम्स लॉ है रेसिस्टर का, ये एक तरह से ओम्स लॉ हो गया कैपेसिटर का, ये ओम्स लॉ हो गया इंडक्टर का। क्लियर है तक आप लोगों ने नोट कर लिया? Yes, sir. कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो किसके बराबर होती है? C = एप्सिलॉन A/D। याद है आप लोगों को? जी sir. जिसमें ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये है एरिया सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, और ये है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इसी तरीके से जो इसमें L है दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, वो इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला ये नोट कर लीजिए। L = n² माइक्रो नहीं, ये क्या चीज है? ये सिंबल बना हुआ है, ये क्या है पता है? इसका पता है आप लोगों को? बताओ। म्यू, बिल्कुल म्यू तो है वो तो। यार एक बात बताओ, अगर ये चीज लिखी हो, ये क्या लिखा है मुझे बताएं? I = 12, ये क्या लिखा हुआ है बताओ? सर ये 12 के बाद क्या लिखा हुआ है? मैं बोले, जल्दी बोले। 12 मेगा एम्पियर। क्या चीज? दोबारा बोलो। 12 मेगा एम्पियर। 12 मेगा एम्पियर लिखा है ये? सर माइक्रो एम्पियर है यार, अल्लाह को मानो कसम खुदा की। मेगा एम्पियर भी होता है कभी? क्या लिखा है बताएं? 12। Micro. तो अभी थोड़ी देर पहले तो आप कहते हैं म्यू है, अब आप इसको माइक्रो कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? अभी किसी बच्चे ने कहा था ना ये म्यू है, समीर आपने कहा था? सर अगर वैल्यू के साथ लिखा हो तो वो भाई देखो, इसका नाम तो म्यू है, मगर म्यू तो इसका नाम ऐसा है ना जैसे हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में अल्फ़ाबेट्स, दीगर लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अल्फ़ाबेट का नाम म्यू है। मगर जब हम यहाँ इस्तेमाल करें तो इसका नाम माइक्रो है। इसी तरीके से जब हम यहाँ इस्तेमाल करें तो इसका नाम म्यू तो नहीं होगा ना, कुछ और होगा। वो क्या है वो पूछ रहा हूँ। ये आपने इंटर में पढ़ा था यार, भूल गए सब। दिस इज कॉल्ड परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम या कोर मीडियम, कोर कर लें। दिस इज कॉल्ड परमीएबिलिटी ऑफ कोर मीडियम। हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है?
जी ये जैसे एप्सिलॉन था परमिटिविटी, परमिटिविटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और परमिएबिलिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू की अच्छा अगर 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 फ्री स्पेस हो तो हम इसको क्या कहेंगे, म्यू नॉट, क्या कहेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स्ड होती है जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है। एप्सिलॉन नॉट की याद है किसी को? 8.85 into 8.85 10 आगे 8.85 हाँ 10 पावर exponent minus 12 -12 exponent यूनिट क्या था, minus 12 यूनिट क्या था, ये ईशा ने बताया था ना, फेरेड पर मीटर। yes sir तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यानी कि वैल्यू क्या होती है और यूनिट क्या होता है म्यू नॉट का, जिस तरह से इसकी फिक्स्ड है इसकी भी फिक्स्ड होगी ना, याद है किसी को? इंटर में पढ़ी है ये 4 पाई 10⁻⁻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 ⁻
फैरेड पर मीटर है तो ये हेनरी पर मीटर होगा। ठीक है, भाई सही है। यस सर। और ये यूनिट कहाँ से आया है? यहीं से आया है। यहाँ से जरा आप एक काम करें, म्यू की इक्वेशन निकालें। बताएं म्यू की इक्वेशन क्या आएगी, बताइए। एल ओवर एन स्क्वायर ए। तो ये जो एल है बड़ा वाला, इसका यूनिट होता है हेनरी, क्योंकि इंडक्टर है। और ये जो एल छोटा वाला है ये लेंथ है, इसका यूनिट होगा मीटर। और नीचे एन स्क्वायर, एन का तो कोई यूनिट नहीं होता, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। और ए का यूनिट क्या होगा? स्क्वायर मीटर। यही होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा? हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर। बात समझ में आ गई सबको? ये नोट कर लिए फॉर्मूले सारे? सारे फॉर्मूले नोट हो गए? यस सर। यस सर। ओके, आगे चलिए। ये वही फॉर्मूले नोट लिखने वाले जो मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। इधर देखिए, सर्किट सिंबल्स फॉर इंडक्टर्स। पहला जो ये सिंबल दिया हुआ है, ये किसके लिए है? एयर कोर। पढ़े जरा, क्या लिखा है? एयर कोर। एयर, यानी इसमें एयर है। और अगर बी पार्ट लिखा है आयरन कोर, यानी अगर आयरन इस्तेमाल किया जाए तो इसके सिंबल में ये फर्क आ जाता है। क्या फर्क आ रहा है बताइए? अरे जल्दी बोलो, दो स्ट्रेट लाइंस आ रही है ना। हेलो, यस सर, दो जी स्ट्रेट सर, दो स्ट्रेट लाइन। तो ये फर्क आता है। अब ट्रांसफार्मर का आगे चल के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, मैंने पढ़ाया तो मैं भी पूछूंगा। एक ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर। और एक ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसे बनता है। और ये एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है। तो इस ट्रांसफार्मर का मतलब है ये ट्रांसफार्मर एयर कोर्ड है, और इस ट्रांसफार्मर का मतलब है ये ट्रांसफार्मर आयरन कोर है। समझ में आ गई बात? डिफरेंस मैं पूछूंगा आपसे या टीचर्स पूछेंगे तो जाओ। तो ये आपको एलसीएम आंसर मिल जाएगा। इसका डबल लाइन क्या शो कर रही है? आयरन कोर। और एरो साथ लगा दो तो ये होगा वेरिएबल आयरन। ठीक है, क्लियर? जी सर। यस सर। आगे चलिए। ये वही डेरिवेशन है, तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनर्जी का फॉर्मूला। तो जैसे कैपेसिटर की एनर्जी होती थी हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ होगी हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बात? सर जल्दी बोलो यार, यहाँ तक क्लियर? हेलो यस सर। यार, एक बात बताओ, कैपेसिटर में दो चीजें जो होती हैं, वोल्टेज और करंट। मतलब रेजिस्टर में भी दो चीजें होती हैं, वोल्टेज करंट। कैपेसिटर में भी दो चीजें होती हैं, वोल्टेज करंट। होता है ना? बोलें। यस सर। तो कैपेसिटर अगर लगा हुआ हो तो वोल्टेज और करंट, कैपेसिटर का वोल्टेज और कैपेसिटर करंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है कैपेसिटर के लिए? वोल्टेज, उसका वोल्टेज या उसका करंट? सर वोल्टेज। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन वोल्टेज क्यों? जवाब सही है, रीजन दिया। ये वही रिस्पांसिबल है वो। सॉरी, वोल्टेज हंसते हैं, जोर से बोलो।
सर के वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वोल्टेज वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्जिंग स्टोरिंग बढ़ेगी, ऐसा है। बस यार नहीं, ये तो जवाब गलत है आपका, क्योंकि आप वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल होता है चार्जिंग बढ़ाने के, तो चार्ज तो बढ़ता ही जब है जब करंट ही तो चार्ज लेकर आता है, तो इस तरह से तो करंट भी जिम्मेदार हो गया फिर। ये क्या बात है, कोई और रीजन बताएं भाई। चार्ज जब उसको उसकी प्लेटों पे जो चार्ज बैठता है आकर, तो वो चार्ज जब बैठ रहा है तो करंट से ही तो बैठ रहा है, क्योंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो जब चार्ज फ्लो करेगा जब भी तो बैठेगा ना जाकर। सही कह रहा हूँ? जी सर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगर वोल्टेज है तो क्यों, बताई तो थी बात आप लोगों को यार, क्या हो गया, भूल गए हो? कल तो बताई थी, परसों। भाई ये आपको बात नहीं बताई थी कि कैपेसिटर में जो एनर्जी सेव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उस फील्ड को जनरेट करने का या उस फील्ड का जिम्मेदार वोल्टेज है, यानी एनर्जी का जिम्मेदार वोल्टेज है। तो एनर्जी का फॉर्मूला था ना हाफ सी वी स्क्वायर, अभी तो देखा आप लोगों ने? यस बस सर। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर अभी देखा नहीं आप लोगों ने? बोले। जी सर। तो वोल्टेज जी जो है सर। वो उसकी एनर्जी एनर्जी डिपेंड ही वोल्टेज पे कर रही है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि जैसे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो उसका वोल्टेज भी अचानक तब्दील नहीं हो सकता। बताई नहीं ये बात आपको? कैपेसिटर में के अक्रॉस वोल्टेज का एब्रप्ट चेंज नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। जी सर। और हमने ये भी पढ़ा था ना फॉर्मूला, कि इसका फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो अगर एब्रप्ट चेंज चाहिए, एब्रप्ट का मतलब जीरो टाइम में चेंज चाहिए, तो इनफाइनाइट करंट चाहिए होगा आपको, जो कि इम्पॉसिबल है। जी सर। तो देखो यही सारी बातें इंडक्टर में आके उल्टी हो रही हैं। यहाँ पर एनर्जी किस पे डिपेंड करी है, इंडक्टर के वोल्टेज पे, के करंट पे? करंट पे। बताएं आप सब। करंट पे सर। करंट पे डिपेंड कर रही है ना, करंट। हेलो। करंट पे डिपेंड कर रही है ना। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्पोर्टेंस वोल्टेज की, कैपेसिटर की नजर में वोल्टेज की है, वही इंपॉर्टेंस इंडक्टर की नजर में करंट की होगी। ठीक है ठीक है सर। भाई, बोलो तो सब लोग यार, जवाब तो दो भाई, हो या नहीं हो? हेलो। जी जी सर। सर। ओ, जी सर। एक मिनट यस रुको सर। यार। यस सर। जी सर। चलो म्यूट किया अभी।
हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, जी अच्छा, खैर वो सर आ गए थे इसलिए मैंने थोड़ा सा रोका था। हाँ, हम लोग कहाँ पर थे यार? यहाँ पर थे ना भाई, जरा इंटरेक्ट कर लो इंडक्टर यार, पे सब लोग समझ लो, ये इंपॉर्टेंट काम है। फिर यार जी इसी की सर। बेस पर पूरा ClO2 है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पूरा मिड टू ClO2 जो है वो इन्हीं बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा है? हाफ LI² आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। तो इसका मतलब ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको सीरियस ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर में जो अहमियत वोल्टेज की है, इंडक्टर में वही अहमियत करंट की होगी। इसका क्या मतलब है कि इंडक्टर अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को जीरो टाइम में चेंज होने नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, सारी जिंदगी इस मसले पर अटके रहोगे, मैं बता रहा हूँ। कैपेसिटर समझना आसान है, इंडक्टर समझना मुश्किल होता है, इसलिए मेरे भाई समझ लो इसको सही से, मजाक में मत लो इन बातों को। क्या कह रहा हूँ मैं बात, कि इंडक्टर अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को तब्दील ही नहीं होने देगा। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस सर्किट को तोड़ दूं तो क्या करंट जीरो हो जाएगा? तब भी जीरो नहीं होने देगा भाई, वो बहुत कुछ करता है यार इंडक्टर। इंडक्टर अपने एक गुजरने वाले करंट को जीरो नहीं होने देगा। वजह उसकी क्या है कि अगर कोई करंट गुजर रहा है वो अचानक जीरो हो गया तो इसका मतलब उसकी एनर्जी अचानक जीरो हो गई। इसका मतलब ये कि एनर्जी कैन डिस्ट्रॉय। बात समझ में आई? यस सर, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब ये Yes. कि कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज को मेंटेन रखता है जीरो टाइम में, ग्रेजुअली बदल सकता है। करंट अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को मेंटेन रखता है जीरो टाइम में, ग्रेजुअली बदल सकता है। समझे बात? तो जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे उसमें याद रखिएगा मेरी बात, कैपेसिटर के लिए वोल्टेज को सॉल्व करेंगे, इंडक्टर के लिए करंट को सॉल्व करेंगे। ये मेरी बातें सुन लो, इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ। करंट के लिए इंडक्टर के लिए सॉल्यूशन किसका होगा? करंट। Current. करंट का होगा। और कैपेसिटर के लिए सॉल्यूशन किसका होगा? वोल्टेज का होगा। अगर वोल्टेज। आपसे कहा जाए कि कैपेसिटर है, इसका वोल्टेज करंट दोनों निकाले, पूरा सॉल्यूशन आप वोल्टेज के लिए करेंगे, आखिर में जब वोल्टेज निकल आएगा उसकी मदद से करंट निकालेंगे। ठीक है? यस सर। और इसी तरीके से ठीक है सर। इंडक्टर में अगर आपको कहा जाए निकालो तो आप पूरा सॉल्यूशन करंट के हिसाब से करोगे, करंट। और जब करंट एक दफा निकल आएगा तो उसकी मदद से आप वोल्टेज निकालोगे। जी सर। और तीसरी बात उसी तरीके से मैं बता दूं जैसे पिछले वाले टॉपिक में की थी, कि ये देखें, ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीरो टाइम में करंट का चेंज करना है, जीरो टाइम में करंट को चेंज करना है, तो वोल्टेज कितना चाहिए? इन्फिनिटी। तो जैसे कैपेसिटर में था ना कि अगर जीरो टाइम में वोल्टेज चेंज करना है तो करंट इनफाइनाइट देना पड़ेगा, इसी तरह अगर इंडक्टर में करंट को जीरो टाइम में चेंज करना है तो वोल्टेज इनफाइनाइट देना पड़ेगा। तो दोनों बातें इम्पॉसिबल हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? यस सर। इसका मतलब वोल्टेज चेंज नहीं होगा कैपेसिटर में, याद रखना, जीरो टाइम में। ना करंट चेंज होगा इंडक्टर में जीरो टाइम में। हाँ, एक बात बताओ, इंडक्टर के वोल्टेज का क्या होगा? इंडक्टर के वोल्टेज को हम ये सीधा कहते हैं भाड़ में जाए, हमें नहीं पता क्या होगा। यानी इंडक्टर के वोल्टेज की कोई अहमियत नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वो जीरो टाइम में बदल सकता है। ईच एंड एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। ओके? जी सर। इसी तरीके से करंट ऑफ कैपेसिटर भी कुछ भी हो सकता है, उससे हमें गर्ज नहीं है, उसका हमें कंसर्न नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर करंट वोल्टेज को मेंटेन कर रहा है कैपेसिटर, तो ज़ाहिर करंट तो बदलेगा, करंट की कीमत पे ही वोल्टेज मेंटेन होता है। इसी तरीके से अगर इंडक्टर करंट को मेंटेन कर रहा है तो वो वोल्टेज की कंपनसेशन से ही मेंटेन करेगा, यानी वोल्टेज को ऊपर नीचे करके करंट को मेंटेन करेगा। तो वोल्टेज धड़ाधड़ तब्दील होगा, करंट मेंटेन रहेगा इंडक्टर में। और कैपेसिटर के अंदर करंट धड़ाधड़ बदलेगा, वोल्टेज मेंटेन रहेगा कैपेसिटर में। बात क्लियर हो गई सबको? जी सर. ये देखें, इसके 4 पॉइंट्स पढ़े थे हमने कैपेसिटर के, याद है आपको? ये 4 पॉइंट्स कहाँ गए? ये थे ना। पहला पॉइंट ओपन सर्किट है, दूसरा पॉइंट एब्रप्टली चेंज नहीं होता, तीसरा पॉइंट आइडियल, चौथा पॉइंट रियल। याद है? याद है? यस सर। यही 4 पॉइंट्स इंडक्टर के भी हैं। पहला पॉइंट देखें, वो कह रहे हैं इंडक्टर एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट टू डीसी। ये बिल्कुल वही बात है, डीसी की बात की जा रही है, स्टेडी स्टेट डीसी की, ट्रांजिएंट की नहीं बात कर रहा। जैसे अभी हमने डीसी कंडीशंस देखी थी ना, स्टेडी स्टेट डीसी। तो स्टेडी स्टेट डीसी का मतलब ये कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर इंडक्टर चार्ज हो चुका है। तो डीसी का मतलब अब करंट से तब्दील नहीं होगा, कांस्टेंट करंट होगा। तो मेरे भाई अगर यहाँ से कांस्टेंट करंट गुजर रहा हो, कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर क्या आता है बताइए? जीरो। जीरो। तो वोल्टेज 0 वोल्ट होगा। तो 0 वोल्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट ही होता है।
ये रहा शॉर्ट सर्किट। इसका क्या मतलब होगा? 0 वोल्ट। बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. तो ये याद होना चाहिए आपको। द करंट थ्रू एन इंडक्टर कैन नॉट चेंज अब्रप्ट इंस्टेंटेनियसली एब्रप्टली। इंस्टेंटेनियसली करंट चेंज नहीं हो सकता, मेंटेन रहेगा, ग्रेजुअली चेंज होगा। ठीक है। थर्ड, Yes, sir. आइडियल कैपेसिटर की तरह आइडियल इंडक्टर भी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करेगा। ये स्टोर करेगा एनर्जी और बाद में दे देगा। और किस फॉर्म में स्टोर करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। क्लियर बात? और प्रैक्टिकल इंडक्टर मॉडल, जाहिर सी बात है यार, इंडक्टर बनता कैसे है? आप कहते हैं सर एक वायर लें लंबी सी, और इस वायर को लेकर इस तरह से स्प्रिंग की तरह घुमा के कॉइल बना लें, तो ये इंडक्टर बन जाता है। यही कहते हैं ना आप लोग? बोले। यस सर। जी सर। तो ये जो वायर गुजर रही है इसकी कोई अपनी रेजिस्टेंस नहीं होगी? होगी ना Yes, sir. भाई? आइडियल यानी कि कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस 0, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता ना दुनिया में। तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी। क्या कहते हो? बोलो। हेलो भाई, नहीं बोलना। हेलो। आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? हसनैन, हसन, शफी, राजेंद्र, हेलो हेलो। यस आवाज सर। आवाज आ रही है मेरी? यस जी सर। जी सर। यार मैं कब से हेलो हेलो कर रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं सर। Yes, अच्छा sir. अच्छा अच्छा, ये कितने पॉइंट्स हो गए थे? जल्दी से बताएं। 2। 3. तीसरा कर लिया था हमने, आइडियल आइडियल इंडक्टर वाला। नो Sir, सर। ये 2 पॉइंट्स हो गए थे ये वाले। जी sir. अच्छा, ये तीसरा पॉइंट नजर आ रहा है आपको? स्लाइड नजर आ रही है Yes, जी sir. सर। भाई? वो ये कह जी रहा है सर। कि जैसे आइडियल कैपेसिटर था, इसी तरह आइडियल इंडक्टर है कि जो कि एनर्जी को डिसिपेट बिल्कुल नहीं करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा और बाद में वापस कर देगा। और ये स्टोर किस फॉर्म में करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। क्लियर? ठीक है। हेलो जी सर। भाई, ये बात ठीक है? थर्ड पॉइंट कि वो एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता, डज नॉट सही डिसिपेट सर। एनर्जी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट वो बता रहा है प्रैक्टिकल इंडक्टर क्या होता है। एक बात बताओ, इंडक्टर कैसे बनता है? एक तार लें आप और उस तार को आप इस तरह कॉइल की शक्ल बना लें, यही होता है ना इंडक्टर? बताइए। यस सर। तो एक बात यस बताइए, जो सर। कोई तार, कोई भी तार लो, उसकी अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी क्या? Okay, sir. जीरो रेजिस्टेंस वाला तो कोई भी ऐसा नहीं होता ना कंडक्टर। आइडियल कंडक्टर है वो तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी ना। तो इसका मतलब है कि जो रियल इंडक्टर होगा वो उस रेजिस्टेंस को भी तो मॉडल कर रहा होगा। तो इस पे तो रेजिस्टेंस नहीं मॉडल हो रही, तो इसका मतलब इसके साथ आपको एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा छोटा सा। ये है रियल इंडक्टर का एक मॉडल। बात समझ में आई? बात जी समझ में आई सर। सबको? ये रियल इंडक्टर का ये एक मॉडल है जिसमें इंडक्टर के साथ एक रेसिस्टर भी लगाया हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा दिया है। तो कैपेसिटर की खैर ऐसा जरूरत नहीं है, हम यही रख सकते हैं। लेकिन हम ज्यादातर जो इस्तेमाल करेंगे वो हम आइडियल इंडक्टर ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। ये पहला Yes, sir. क्वेश्चन आ गया जी। क्या कह रहे हैं? पढ़े पढ़िए। हेलो यस सर, पढ़ लिए। अच्छा, क्या कह रहा है बताएं कि करंट जो गुजर रहा है वो ये है, वोल्टेज निकालना है और एनर्जी निकालनी है। तो जरा बताएं, वोल्टेज निकालें जरा। क्या फॉर्मूला है वोल्टेज का? एल डी अपॉन डी टी। यस सर। तो एल क्या है? 0.1 और डी आई अपॉन डी टी जरा करें, कितना आएगा बताएं? 10। ये यू प्राइम वी का फॉर्मूला लगेगा ना इसमें? और यू प्राइम वी का फॉर्मूला लगेगा।
हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर, तो ये मैं कह रहा हूँ यू प्राइम वी का फॉर्मूला लगेगा ना डिफरेंशिएशन में, यस सर, सॉल्व करें, बताएं आंसर क्या आ रहा है। यस सर। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो लिख देता हूँ मैं, मैंने अभी सॉल्व किया है। ये आ रहा है, आप बताएं ये आ रहा है आपका? जी बताइए। हेलो, यस सर, आंसर आ रहा है आपका? यही आ रहा है? यस सर। भाई सब बच्चे बताएं, यही आंसर आ रहा है ना सबका? ठीक है, आगे चलो। यस सर। यस अच्छा, सर। इन सवालों को मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। मैं जरा आपको जरा एक मिनट में, ये कहाँ चला गया? हाँ, ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, पहले ये सॉल्व करें। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? यस सर। हाँ शफी, जरा रीड करो इसको, जोर से करो। Consider the circuit in figure 6.27 जी, फॉलोइंग under फिगर। DC conditions. Under DC conditions, find A, I, VC, and IL, the energy stored in the capacitor and inductor. देखिए, वो कह रहा है कि डीसी कंडीशन, डीसी कंडीशंस का क्या मतलब है? सबसे पहली बात, क्या डीसी कंडीशन से मुराद ये है जो मैं करने जा रहा हूँ कि इंडक्टर को मैं ओपन कर दूं? बताइए आप लोग मुझे, यस सर। क्या यही मतलब है ना इसका? ओहो, हाँ। सर कैपेसिटर। यस और सर। इंडक्टर को क्या करूंगा? शॉर्ट। शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट। अब हमें क्या करना है पार्ट ए में, बताइए। ये निकालना है, करंट निकालना है। ये निकालना है, करंट निकालना। और ये निकालना है। तीन चीजें निकाली हैं। यस जी सर। Yes, sir. और एनर्जी स्टोर निकालनी है। तो एनर्जी स्टोर कैपेसिटर के लिए इसकी अहमियत है और इंडक्टर के लिए इसकी अहमियत है, यानी पार्ट ए के जो आंसर हो गए उन्हीं को इस्तेमाल करके पार्ट बी में निकल आएगा। क्या ख्याल है? जी सर। Yes, तो sir. ये तो बहुत सिंपल सवाल। एक बात बताओ मुझे कि यहाँ कोई करंट जाएगा 4 ओम पे, नो सर। तो सारा करंट ऐसे नहीं निकल जाएगा। यस सर। इसका आई और आई एल एक ही होगा। Yes. यस सर। आई एल एक ही होगा, और वो कितना होगा? 12/6। क्या ख्याल है? Yes, sir. सही है, क्लियर बात? जी सर। अच्छा, दूसरी बात वो कह रहा है ये वोल्टेज निकालो। एक बात बताओ, यहाँ पे करंट नहीं गुजरा तो यहाँ पे जीरो ड्रॉप है, तो ये वोल्टेज जो है वो ये इस नोड का वोल्टेज होगा ना, इन दोनों नोड्स का वोल्टेज भी डीसी होगा ना। यस सर। तो इसका मतलब ये कि 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही डीसी है, क्योंकि यहाँ पर 5 ओम ही लगा हुआ है ऐसे थे। सही कह रहा हूँ? Yes, sir.
10 वोल्टेज। डीसी कितना होगा 5 इंटू करंट कितना है 2 कितना 2 है 10 वोल्टेज। 10 वोल्ट। क्या गया आपका आंसर? एनर्जी निकालनी तो हाफ सीवी स्क्वायर और हाफ एल आई स्क्वायर कर लेंगे। हाफ एल आई। यस सर, ये हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भाई आ सकते हैं टेस्ट में, पेपर में, कहीं पर भी। ये क्वेश्चन है, ये आपको दूं अभी करने को? Yes, दूं, sir. टाइम दूं? करें, आप लोग करें, इसको शॉर्ट करें, इसको ओपन करके सॉल्व करके आंसर निकालें क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं, तो ये आप सॉल्व करें। मैं फिर मीटिंग बंद कर रहा हूँ, आप सॉल्व, या ये सर्किट देख, आप सर्किट देख लें सामने या ड्रॉ कर लें और फिर सॉल्व करें। मैं 5 मिनट बाद दोबारा मीटिंग शुरू करूंगा, ठीक है? ये मीटिंग खुद ही खत्म हो जाएगी, तो उसके 2-3 मिनट बाद मैं स्टार्ट करूंगा, जब तक सॉल्व कर लें। तो ये क्वेश्चन पहले लिख लें, कॉपी पर अपने ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये मीटिंग 2 मिनट रह गए, ठीक है? करें आप लोग। आप लोगों ने सर्किट ड्रॉ कर लिया? जी सर। और ये आंसर्स लिखिए अपने पास। जी सर। ठीक है, मैं ये बंद कर रहा हूँ, मैं फिर 2-3 मिनट के बाद शुरू कर रहा हूँ मीटिंग, ठीक है?